तो वेज फ्रिक्शन क्या होता है, तो लिखो इसमें सबसे पहले वेज का मतलब क्या है, हेडिंग डालो वेज। लिखो wedges are small pieces of hard material. Wedges are small pieces of hard material. Wedges are small pieces of hard material with with wedges are small pieces of hard material with two of their opposite surfaces with two of their opposite surfaces with two of their opposite surfaces not parallel to each other. Again I'm repeating, wedges are small pieces of hard materials. Wedges are small pieces of hard materials with two of their opposite surfaces with two of their opposite surfaces not parallel to each other. Not parallel to each other. कोई बॉडी है इस तरह से, उसको एक बीच में से इंक्लाइंड पे काट दो लाइक दिस, बन गया वेज। अब इन दोनों को अलग अलग करके अगर मैं देखूं, ध्यान देंगे प्लीज, ये अलग बन गया हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा अलग बन गया। दे आर कॉल्ड द वेजेस। ठीक है, चलो यार मजे लेता हूं मैं यार, करो फटाफट से। ठीक, अब मुद्दा ये है भैया कि ये जो वेज बना दिया गौरव सर, इसका काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूज, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो लिखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग, यूजेस। यूजेस लिखो, यूजेस, मजा आ जाएगा यूजेस लिख के, है ना। वाई वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, वाई वी आर मेकिंग दिस, बेसिकली ये काम करता है वेज की, वेज 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 ये होता है एक्चुअली, है ना। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए दो ले लिया, ये है वेज, ये काम करेगा। ओके, तो कैसे करेगा वो आपको समझाता हूं, जस्ट 2 मिनट दें मुझे। तो लिखो इसमें पहले यूजेस क्या है। सबसे पहला यूज लिखेंगे नंबर 1, लिफ्टिंग ऑफ, लिफ्टिंग ऑफ, लिफ्टिंग ऑफ मशीनरी, लिफ्टिंग ऑफ मशीनरी कॉमा हैवी ब्लॉक्स, लिफ्टिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी कॉमा हैवी ब्लॉक्स, हैवी ब्लॉक्स, हैवी ब्लॉक्स, बीम्स एक्सेट्रा। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ मशीनरी, हैवी ब्लॉक, बीम्स एक्सेट्रा, बीम्स etc। नाउ ऐसे कैसे गौरव सर है, ऐसे कैसे बीम उड़ जाएगा, ऐसे कैसे हैवी ब्लॉक उड़ जाएगा, ऐसे कैसे मशीन उड़ जाएगी, है। अभी उठाते हैं बेटा, जरा फटाफट से, अभी उठाएंगे 1 मिनट के अंदर। कैसे उठाएंगे, 1 मिनट के अंदर। ध्यान देना बेटा कैसे बेसिस काम करते हैं, सी। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से ये कोई हमारा हैवी पार्ट है। ओके, ये हमारा कोई हैवी पार्ट है, ये बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा इसका वेट है। ओके, मुझे इसको ऊपर लिफ्ट करना है, आई वॉन्ट कि ये ऊपर खिसक जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम वेज उठाएंगे एक, ठीक है, टुकड़ा उठाएंगे, जो भी मैंने बताया वेज क्या होता है, एक पीस होता है ना।
तो मैं एक वेज उठाऊंगा, ध्यान देना ये रहा वेज भैया, इस वेज को यहां रख दूंगा इधर, ध्यान देना। अभी आप बोलोगे सर चरण कहां है, रख दिया। उसके बाद ये वेज है बेटा, ये वेज किससे बनेगा, ये हार्ड मटेरियल से बनेगा, पहली कंडीशन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ठीक है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल, पहली चीज। अब इस पे हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाया जाता है बेटा इस पे। जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ये वेज इधर खिसकेगा, आगे की तरफ खिसकेगा। अरे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा भाइयों बहनों, लो नहीं गौरव साहब अभी समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट दो, एक मिनट और दे दो। एक मिनट के बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए, कोई गलत इरादा निकला है, तो आप जिस चौराहे पे मुझे बुलाएंगे उस चौराहे पे आ जाऊंगा मैं। अरे तेरी, अभी ठीक है, सीधा क्यों नहीं आ रहा है, अब आया। ना सी केयरफुली, अब ध्यान देना, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा एक। अब आप इस पे कोई पी फोर्स लगा लगा के इसको आगे धकेलोगे, तो ये तो आगे आता जाएगा और ये कहां से चलाता जाएगा, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ भाइयों बहनों, ये किधर जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी बताओ, ऊपर जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल लिफ्टिंग। तो हैवी चीजों को लिफ्ट करने के लिए बेटा काम में आता है वेज, ठीक है। अब इसी तरह से आप किसी भी चीज को उठा सकते हो, ठीक है, छाप लो फटाफट। क्लियर हुआ। अब ये चैप्टर फ्रिक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, अब भैया फ्रिक्शन ही तो आएगा यहाँ पे, और क्या क्या आएगा, देखो जरा कहां का फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन कहां का आएगा समझना जरूरी है। एक तो इस वाले कॉन्टेक्ट पे आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है, तीन जगह पे फ्रिक्शन आएगा। मतलब एक एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी केस बनेगा, तमाम तरह के केस बन सकते हैं। तो जहां जहां कॉन्टेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मोशन होगा बेटा ना, तो इस तरह से यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि वेज का मीनिंग क्या है, वेज फ्रिक्शन। तो ये था इसका पहला पार्ट, यूजेस में पहला पार्ट। दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखेंगे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में काम आता है। आपने देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा मेरे बच्चों, आपके घर में मान लो, बहुत कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये वेज आप अपने घर में तमाम जगह लगा चुके हो, 100 बार लगा चुके हो, तो करोड़ों बार आपने देखा होगा ये वेज। क्या है, आपने देखा आपके घर में संदूक इमेजिन करते हैं, या आपने कोई देखा आपके अंदर, आपके पास कोई टेबल है, कोई हैवी टेबल है, अब उस टेबल में आपने देखा कि वो हिल रही है, देखा होगा आपने कई बार, टेबल हिल रही है, क्यों हिल रही है, क्योंकि जमीन का जो लेवल है वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो आपने कहा टुकड़ा लिया, गुटका लिया, गुटका, गुटका बेटा गुटका, आपने लिया गुटका और उस पाए में घुसेड़ दिया, उसके पाया समझते हैं, जो टेबल के पैर बने हुए हैं उसमें घुसेड़ दिया और थोड़ा सा ठोक दिया, तो क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गई, अलाइनमेंट हो गया। आ रही बेटा बात समझ में नहीं आ रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कई कई जगह देखा होगा अलाइनमेंट करते हुए आपने, तमाम जगह होता है इस तरह से कि लकड़ी का टुकड़ा काट देते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन करके और अंदर घुसेड़ देते हैं और ठोक देते हैं, तो अलाइनमेंट हो जाता है, जो मशीन हिल रही थी पहले वो सीधी हो जाएगी, है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तीसरा इसका जो काम है, एक और तीसरा काम, तीसरा काम लिखो, टू मेक प्लेसेस, टू मेक प्लेसेस, हमारे घर में अलमारी के नीचे लगा हुआ है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो लिखो टू मेक प्लेसेस फॉर इंसर्टिंग लिफ्टिंग डिवाइसेस, टू मेक प्लेसेस, टू मेक प्लेसेस फॉर inserting lifting devices, to make places for inserting lifting devices। आधे बच्चों को ये चीज क्लियर होगी होगी मैंने क्या पॉइंट लिखवाया है, आधे को क्लियर नहीं होगी, मैं बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लिसन केयरफुली। कोई हैवी मशीनरी है बेटा, मान लो ये कोई हैवी मशीनरी है, इमेजिन कर लेते हैं, मतलब एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा थोड़ा आपको। अब उसको उठा नहीं सकते हम एकदम से हम,
मान लो आपको उसमें हुक फंसाना है, हुक, आप इसमें हुक फंसा के यहां पे हुक फंसाना चाहते हो, हुक कोई हैवी मशीनरी है उसमें क्रेन का हुक आपको फंसाना है फॉर एग्जांपल। तो अब ये तो जमीन से लगा हुआ मान के चलो, तो उठे कैसे? अब ये मान लो ये जमीन से लगी हुई है, इमेजिन कर लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये जमीन में घुसी हुई है ना? तो समझ पा रहे हैं? अब मुझे इस पे हुक लगाना नीचे, तो हुक काफी बड़ा है, तो मुझे प्लेस चाहिए, एक स्पेस चाहिए। ठीक है, आप इस प्लेस को स्पेस भी लिख सकते हो यहां पे, मेक अ प्लेस और स्पेस, एक जगह चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं जगह बन जाए ताकि मेरा हुक उसमें फंस जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि ये वेज क्या कर रहा है, हमारे इस डिवाइस को ऊपर, बॉडी को ऊपर उठा दे रहा है, उठा दे रहा है, उठा दे रहा है। तो इतना दिमाग में बैठा हो कि ऐसी कंडीशन बन सकती है कि जहां पे कोई बहुत हैवी मशीन होगी, कोई समझो, इमेजिन करो जरा, और मुझे उसमें हुक फंसाना, हुक फंसाने के लिए जगह नहीं मिल रही है मुझे, तो मैं वेज की हेल्प से उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा। वेज वेज ऐसा तो नहीं कि वेज जो भैया पूरी बॉडी को ऊपर उठा देगा भगवान जी की तरह है, बाहुबली की तरह जैसे उसने शिवलिंग उठा लिया था वहां पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वेज क्या करेगा? वेज की एक लिमिटेड हाइट होती है, वेज ऐसा थोड़ी है कि वेज जो है 5 किलोमीटर लंबा होता है, छोटा टुकड़े 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 होते हैं। तो वेज क्या करेगा? वेज क्या करेगा? उस डिवाइस, उस मशीनरी को या उस किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा उठा देगा। मान लो वेज ने इसको उठा दिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब ये मत सोचना अगर वेज तो घुसेगी नहीं यहाँ पे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। वेज तो तभी घुसेगा जब इंक्लाइन सरफेस होगी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, वेज, अब वेज लगा के मैंने क्या किया, वेज को ठोकता गया, और मुझे अभी सीख चुका हूं मैं कि वेज ऊपर उठा देता बॉडी को। तो जैसे बॉडी थोड़ी सी ऊपर उठी, इतने में मैंने क्या किया, हुक लगा दिया। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ। तो ये सब चीजें आप इंडस्ट्री में देखोगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप इंडस्ट्री में देखोगे। तो कुल मिला के क्लियर क्या हुआ कि जो वेज है वो लिफ्टिंग डिवाइस को इंसर्ट करने के लिए स्पेस बना देगा, उसके बाद लिफ्टिंग डिवाइस का हुक लगा देंगे और फिर उसका पूरी बॉडी को उठा लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। सर कमाने के नीचे कौन था? कमान? कमान क्या हो? कमाने मतलब कमान में क्या होता है बेटा? फील हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? क्योंकि वेज क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं, लिफ्टिंग कैपेसिटी इनके अंदर होती है बॉडी को उठाने की। फिर एक बार स्पेस मुझे मिल जाएगा, मैं उसमें हुक फंसा दूंगा, पूरी डिवाइस, पूरी बॉडी को एक बार में फिर ऊपर उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दूंगा मैं। क्लियर है? आपने काम कई बार किया है यार, सुनो मैं बताता हूं कैसे। अपने घरों में किया है ये वाला, जो तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं। कोई बहुत हैवी मान लो संदूक था, या कोई हैवी फ्रीज है, कुछ भी एक्सवाइजेड हो सकता है, तो आपने देखा होगा कि वो एक बार में नहीं उठता था, तो आप उसके नीचे पहले टुकड़े लगाते थे कि हल्का जमीन से उठ जाए वो, फिर उसके बाद चार लोग आके स्पेस बना के फिर उसको उठाते थे। कई बार किया आप लोगों ने ये चीज, किया है कि नहीं किया है? तो वो जो काम आप बचपन से करते हो वो वैसे ही था भाई, वो कुछ और नहीं था। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर है। अब मैं आपका वो दुविधा दूर करूंगा पंकज भाई की, जिससे वो अचंभित हो गए थे। पंकज भाई, और अगर एक पॉइंट आपके दिमाग में घुस जाए तो यहां पे आपका प्यार दिख जाना चाहिए बेटा मुझे। लिखो इंपॉर्टेंट नोट, और अभी आप बोलोगे सर चरण कहां है। लिखो इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट नंबर वन, इंपॉर्टेंट नोट नंबर वन लिखो। इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेट, सॉरी, इन प्रॉब्लम रिलेटेड टू, क्या नाम है इसका, वेज, इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेज, वेज फ्रिक्शन ऐसे लिखो, इन प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेज फ्रिक्शन, इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेज फ्रिक्शन, इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेज फ्रिक्शन, कॉमा लगाएंगे, weight of waves is very small, weight, weight, weight of waves, of waves is very small compared to very small compared to the weight to be lifted, compared to the weight to be lifted, compared to the weight to be lifted, compared to the weight to be lifted. Hence, hence,
in all problems, hence in all problems, self weight of wedge is neglected. Self weight of wedge is neglected. तो भैया सुबह सुबह अचंभित हो रहे थे कि गौरव सर क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, इसमें तो वेट ही नहीं दिया है वेज का। अब समझ में आ गया क्यों नहीं दिया था? अब आ गया समझ में क्यों नहीं दिया था प्रभु? तो बेटा वेज क्या एक छोटा सा टुकड़ा है, वेज क्या एक टुकड़ा है, ये है एक्चुअल मशीन, ये है एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसका मास बहुत ज्यादा होता है। वेज तो एक टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इसके कंपैरिजन में इसका जो वेट है बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। दैट इज व्हाई वेज के क्वेश्चंस में आपको वेज का वेट, इस वाले पोर्शन का वेट नहीं दिया जाता। आगे बेटा बात समझ में क्लियर हो गया? रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी। फील हुआ कि क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया गया था? इसीलिए कहता हूं, क्या कहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो दो रीजन है, या तो आप मिस्टेक कर रहे हो या फिर टॉपिक इज स्टिल नॉट कवर्ड। इसीलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है? चलिए एनीवेज बढ़ते हैं आगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार इसको। मैंने ये बोला इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेज फ्रिक्शन, इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेज फ्रिक्शन, कॉमा लगाइए, वेट ऑफ वेज इज वेरी स्मॉल, weight of wedge is very small compared to the weight to be lifted, compared to the weight to be lifted. Hence in all problems self weight of wedge is neglected. Hence in all problems self weight of wedge is neglected. Clear? ये तो दिल का टुकड़ा निकाल दिया, क्या बात है बेटा, मजा आ गया ना? वही कह रहा हूं बेटा, नेता नहीं बनना है। नेक्स्ट एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधे ज्यादा लोग क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फ्रिक्शन में घुसे पड़े थे। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था सुबह, तो भैया ऐसा है, पेशेंस रखा करो, जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है ना तो उसके लिए ठंड पाया करो। देखो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको वेज वाले क्वेश्चंस में करना है, थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इन वेज प्रॉब्लम्स, वेज फ्रिक्शन प्रॉब्लम ऐसे लिखो, इन वेज फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स, इन वेज फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स we find resultant force of, we find resultant force of normal reaction and friction force. In wedge problems we find resultant force, of normal reaction and friction force. We find resultant force of normal reaction and friction force. What is the meaning? Listen carefully. आप बहुत अच्छे से फ्रिक्शन के क्वेश्चन करना सीख चुके हो। अगर मोशन इज इंपेंडिंग इन दिस डायरेक्शन देन फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। तो अब तक मैंने आपको जो भी सिखाया, जो भी कराया, जो भी बताया है, उसमें हम ये निकाल रहे थे, अब हम ना ये कर निकालेंगे ना ये निकालेंगे, हम ये आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स आर। किसी को कोई दिक्कत है? एक बार पॉइंट रिपीट कर दो बेटा, बिल्कुल करेंगे, ठीक है? एक मिनट बेटा। तो मैंने क्या बताया, अब तक हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे थे, एन निकाल रहे थे, अब वेज के क्वेश्चन में हम आर निकालेंगे। अब आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ऐसे कहते गौरव सर हैं, ऐसे कहते फ्रिक्शन को नहीं निकालेंगे, निकालने ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, फ्रिक्शन निकाल लूंगा, ठीक है? और अगर आता है तो कोई बात नहीं है, फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं हम लोग, फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। सुनना मेरी बात को, आप फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स निकाल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है। आ रही बेटा बात समझ में? क्यों नहीं करना? मुझे वो बात याद आ जाती है कि लाल बटन दिख रहा है कि दबा दिया, नहीं दबा रहा था, बात समझ में आ रही है? तो नहीं दबाना बेटा। क्यों नहीं दबाना? इसका रीजन ये है क्योंकि जैसे आप रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा क्वेश्चन हो जाएगा कैसा?
अरे जल्दी बता दो। चवन्नी भर का। कैसा हो जाएगा? चवन्नी भर का। और अगर आप एफ और एन निकाल के करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट वो हो जाएगा रुपया भर का। बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सो व्हाट इज द बेटर चॉइस कि हम जब भी वेज का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर वेज के क्वेश्चन में वो पी पूछता है कि पी बताओ, ये पी कितना लगेगा ऊपर लिफ्ट करने के लिए। मतलब जस्ट हम चाहते हैं कि वो जस्ट ऊपर लिफ्ट होने लगे, मतलब वो इंपेंडिंग मोशन की बात करेगा। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी? 90% केस में यही आता है। ठीक है, तो हमें पी निकालना होगा, तो उस केस के लिए हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने जो लाइन लिखवाई है रिपीट कर देता हूं। इन wedge problems we find resultant force of normal reaction and friction force. In wedge problems we find resultant force of normal reaction and friction force. ओके, तो ये कौन सा रिजल्टेंट है? जो लाइन मैंने लिखा है उसको समझ लो। वी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, ये लिखवाया मैंने। तो भैया नॉर्मल फोर्स ये रहा, फ्रिक्शन फोर्स ये रहा, इनका रिजल्टेंट हो गया आर। अब बेटा याद रखना 99.99% केसेस में वो आपसे इंपेंडिंग मोशन की बात करेगा, मतलब कितना फोर्स में लगाऊं कि जस्ट वो उठने वाला हो, ऐसे बोलेगा। जैसे अब तक हमने जितने क्वेश्चन करा क्या बोला है कि नीचे गिरने वाला हो, ऊपर चढ़ने वाला हो, है ना, आगे खिसकने वाला हो, तो खिसकने की बात करेगा मतलब हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात ही करेगा। ओके, तो यहां पे बेटा हम ऑलरेडी एफ को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, याद करो, लिखवाया था मैंने टर्म आपको शायद, है ना। तो इफ दिस इज एफ दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज अ नॉर्मल एक्शन एन, तो ये रिजल्टेंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये एंगल क्या कहलाएगा? बीटा डैश। याद है आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल? याद है? हाँ बेटा दिखा रहा हूं एक मिनट। अग्रदत्ता, ओ मेरे भाई, ओ मेरे बंधु, पीछे लौटाओ। तुम 5 कदम आगे जा चुके हो। यू आर फॉरवर्ड। आप बहुत आगे हो बेटा, आप बहुत आगे पहुंच चुके हो। 5 कदम पीछे आ जाओ और जहां मैं हूं वहीं खड़े रहो बस। ना इधर का सोचो ना उधर का सोचो, सिर्फ गौरव बाबू की बात पर ध्यान दो। आप बहुत आगे चले गए बेटा, पीछे आ जाओ। ठीक है, तो याद है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल। तो बस ये चीज यूज होंगी, तो कुल मिला के बस ये आर का यूज हमें करना है। दैट्स इट, खत्म। ओके, एक लाइन और लिखो इसमें, इस पे ऑब्जेक्टिव में भी बन जाए। कितने पॉइंट लिखवाए मैंने इसमें भी आपको? पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा था बेटा ये, है ना। तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब एक और चीज जो थर्ड पॉइंट में लिखाने जा रहा हूं, पहले लिख लो, चलो लिखो इसको। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, tangential component of resultant force is the friction force. Tangential component of resultant force is the friction force. Tangential component of the resultant force is the friction force, and it will always oppose impending motion, and it will always oppose impending motion. Tangential component of resultant force is the friction force, and it will always oppose impending motion. ये जो लाइन मैंने लिखा दी है ना, ये कुछ नहीं है, ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें अंग्रेजी ज्यादा है, और जहां अंग्रेजी हुई ज्यादा वहां हम हो गए आधा, है ना। तो एक क्वेश्चन ही ये, मतलब अजीब सा लग रहा है कि गौरव सर ने क्या लिखवा दिया। तो देखो बेटा कुछ नहीं लिखवाया ना, सामने देखो। अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया, सेम यही बॉडी को यहां बना रहा हूं दोबारा से। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि अब हम आगे जितना भी कुछ करने वाले हैं उसमें एन और एफ यूज ही नहीं करने वाले, हम आर यूज करेंगे। आर क्या यूज करेंगे? आर। और हम सीख चुके हैं कि दिस एंगल इज बीटा डैश। मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, ये गया नॉर्मल। ध्यान देना जरा, मजा आने वाला है, मजा। ये गया नॉर्मल। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो एन है वो नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल है, और जो आर है वो नॉर्मल से बीटा एंगल पे लगा हुआ है? तो बेटा
क्या मैं आर इधर लगा दूं ऐसे करके, किसी का कुछ गया? क्या ये एंगल बीटा होगा, बीटा डैश? जल्दी बताओ मुझे, होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यहां नहीं लेना, यहां ले लो। नो गौर साहब, यहां लेना नहीं चाहता मैं, समझाने के लिए बता रहा हूं बस। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। मैं यहां ले लेता हूं इस पॉइंट पे। बात तो एक ही है, ये हमारा आर इधर जा रहा है, एंगल कितना है ये, बीटा डैश। बेटा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे आर के, एक कंपोनेंट बन जाएगा आर साइन आर कॉस बीटा डैश, आर कॉस बीटा डैश, और ये बन जाएगा क्या, आर साइन बीटा डैश। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा है? अब जरा मेरा स्टेटमेंट पढ़ो, जरा लिखवाए जो मैंने। देखो भाई, हम तो फकीर आदमी है, हम तो जो है देसी आदमी है। अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है, क्या वो मेरी बात को सिद्ध कर रहा है जो मैं बोली है? चेक करना जरा। मैंने लिखवाया है कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल क्यों बोल रहा हूं भैया से मैं? मजे आ रहे हैं मुझे बोलने में, है? अरे मजे आ रहे हैं मुझे बोलने में। अरे ये सरफेस है, सरफेस के पैरेलल जा रहा है, सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, इसलिए टेंजेंशियल। ये कौन सा कंपोनेंट है? नॉर्मल कंपोनेंट। अरे हाँ या ना? तो मैंने क्या लिखवाया है कि जो रिजल्टेंट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो कुछ और नहीं है, वो कौन है? अरे वो फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि इंपेंड करेगा मोशन को। तो भैया क्या है ये? जो कि अपोज करेगा इंपेंडिंग मोशन को, सॉरी, जो कि अपोज करेगा इंपेंडिंग मोशन को। तो भैया ये क्या, ये अपोज करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है? क्लियर है? किसी को अंग्रेजी में दिक्कत? लिख लो, ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं एग्जाम में, फिर वहीं फंस जाते हैं हम लोग, कह रहे पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। गौर सर ने तो बताएंगे टेंजेंशियल क्या होता है। क्लियर हो गया? तो हमारा जो आर है उसके दो कंपोनेंट बन गए, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट कुछ और नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि हमारे इंपेंडिंग मोशन को, हमारे मोशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, चलो क्या बात है, खत्म। वेज फ्रिक्शन इज ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। लिखो क्वेश्चन सीधे, है हवा बाजी, फर्जी क्वेश्चन होते हैं सब। मैं क्या बोल रहा हूं, जीवन में ना हर चीज में वो टफ है जो आपने पढ़ी नहीं है, जो आपको समझ में समझा ही नहीं गई है। एक बार आप किसी चीज को पढ़ लेते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म। अब इस टॉपिक को आप उठा उठा के फेंकोगे, क्या करोगे, उठा उठा के फेंकोगे। अब इस टॉपिक के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को भाइयों बहनों आप उठा उठा के फेंकोगे, सातों को मारोगे, एक साथ मारोगे। याद है मेरी लाइन? तो एक क्वेश्चन करते हैं। कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन लेके आया था मैं, क्या क्वेश्चन था भूल गया मैं। अच्छा ये था, तो इस तरह से कुछ दिया हुआ है बेटा, ये यहां पे वेज लगा दिया है। बेटा वेज है, नॉन वेज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? जिन लोगों को नॉन वेज खाना है वो गफूर भाई बिरयानी वाले के पास जाएं। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, ये है, ठीक है? और असाइनमेंट का क्वेश्चन है बेटा, है ना? जिन लोगों को कल तक दिक्कत हो रही थी ना, अब वो इस क्वेश्चन की बकिया उखेड़ देंगे। क्या कर देंगे? बकिया उखेड़ देंगे। बकिया उखेड़ना समझते हैं आप लोग? मतलब समझ जाओ, आग लगा देंगे। आई थिंक ये 20 डिग्री का एंगल दिया था। असाइनमेंट के क्वेश्चन है बेटा, यहां पे पी फोर्स लगाया था कुछ। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी जस्ट टू मूव दिस वेट अपवर्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना? चेक कर लो, असाइनमेंट का क्वेश्चन है बेटा। क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये शायद वेट दिया गया था इस वाले ब्लॉक का 20 kg, सॉरी 20 kN। असाइनमेंट के क्वेश्चन है बेटा, एक बार देख लो, मुझसे कोई गलती हो तो बता देना, ठीक है? और इसमें एक और चीज बोली गई थी, क्या बोली गई थी?
अच्छा है मेरे पास, क्वेश्चन मिल गया। डिटरमाइन द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द वेज एज शोन इन फिगर। एंगल ऑफ द फ्रिक्शन फॉर ऑल द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट इज 15 डिग्री। एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर all contact surface, all contact surface is 15 डिग्री। ये दिया गया और पूछ रहा है कि इसको आगे भगाने के लिए, मतलब इसको जस्ट मूव कराने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ये अपडेट आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा, धागा खोल देंगे अब। ठीक है, तो देखिए ऑलवेज रिमेंबर, गौरव बाबू के बाद मरते दम तक याद रखना, फ्रिक्शन के क्वेश्चन में अगर आप गलती करना नहीं चाहते तो ऑलवेज मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स। जीवन में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन में क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों आते हैं, बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है इसलिए समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन मेरा प्रॉमिस है एक बार ध्यान से देख लोगे फेंक दोगे उठा के इसको। चलिए दोस्तों, तो बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको देने का मीनिंग क्या है, अगर क्वेश्चन ने ये लैंग्वेज दी हुई तो इसका मतलब क्या है, वो हमें इनडायरेक्टली म्यू दे रहा है। तो म्यू निकाल लो फटाफट से। म्यू क्या होता है बेटा, म्यू होता है टेन बीटा। तो क्या आ जाएगा बेटा, बीटा। अब उसने ये नहीं बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल है, तो बेटा लिमिटिंग ही मान के करना, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, बीटा डैश ही बोलो उसको। तो ये बन जाएगा म्यू इक्वल टू 10 15। बेटा म्यू की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बता दो। म्यू लिख लो, सारे कॉन्टेक्ट्स का म्यू आ जाएगा निकल के, सारे कॉन्टेक्ट्स का म्यू आ जाएगा। कितना आ रहा है ये, 10 सॉरी 10 15 0.267। तो म्यू निकला है बेटा 0.267। ठीक है, एक सेकेंड। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, लिख लो फिर भी चलो। 0.267 ये आ रहा है ना, 0.267। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, बताता हूं क्यों नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन तो निकालने नहीं है। ठीक है, चलो 0.267। ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसको लिख लो साइड में, जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी। मैं बताता हूं ये क्यों दिया गया, जस्ट गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स प्लीज। चलो एफबीडी बनाते हैं बेटा जरा। अब सारा खेल एफबीडी का, और ये अगर आपने समझ लिए वेज का क्वेश्चन खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। सी केयरफुली, मजा चालू होने वाला है, नजर आपकी सामने। ये रहा आपका वो हैवी वाला वेट। बेटा सारा खेल यहां पे छुपा हुआ है, बस सारा खेल यहां पे छुपा हुआ है, बस ध्यान देना दोस्तों। इस जगह पे जहां, अब पहले यहां पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना बड़ा जरूरी है, ध्यान दो जरा। ये कौन है, पी। पी आगे जाएगा, पी आगे जाएगा, पी जब आगे जाएगा तो पी पे, इस सरफेस पे फ्रिक्शन कितना, पी पे। पी मतलब इस बॉडी पे, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2। बॉडी नंबर 1 आगे जाएगी, बॉडी नंबर 1 आगे जाएगी, यानी बॉडी नंबर 1 का मोशन इस तरफ है, इसका मतलब बॉडी नंबर 1 पे फ्रिक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर बॉडी नंबर 1 पे फ्रिक्शन इस तरफ है, लेट्स टेक दिस इज F1, तो बॉडी नंबर 2 पे फ्रिक्शन किस तरफ होगा बेटा, इधर होगा कि नहीं होगा। अग्रीड। एक एक बारीकी समझ लो, फिर इस क्वेश्चन को उठा के फेंक दोगे। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगी, इस सरफेस के ठीक 90 डिग्री पे। तो हमारा रिजल्टेंट कुछ इधर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, जल्दी बताओ, जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। अरे बता दो, बिल्कुल जा रहा होगा बेटा। तो इसको मैं R1 बोल देता हूं। तो कुल मिला के जैसा कि मैंने बोला, ना तो हमें N यूज करना है, ना हमें F1 यूज करना है, हमें R यूज करना है। इस सबको हटाओ और यहां पे एक R जा रहा है, बात खत्म। ये रहा। अब एक चीज थोड़ा साइड में देखेंगे जल्दी से। ये है हमारी सरफेस, ये है फ्रिक्शन फोर्स F, ये है N, और ये कौन है बेटा, ये है R। ध्यान देना जो मजा आने वाला है, ये है R, ये है N। बेटा एंगल कितना होगा जल्दी बताना मुझे, जल्दी से। ये एंगल कितना होगा, एनीवन फ्रॉम द क्लास, जल्दी से नोट्स पढ़ लो फटाफट से। ये एंगल कितना होगा जल्दी बता दो भाइयों बहनों, ये एंगल कितना होगा। ये एंगल होगा 15 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दिया आपको, क्या दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल ही तो होता है।
क्लियर है? इसीलिए बोल रहा था म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स निकालनी नहीं हमें, तो हमें 15 एंगल दिया हुआ था पहले से। येरा बेटा एक एक बारीकी समझ लो। यानी कि अब यहां पे आप गड़बड़ कर जाओगे, अब यहां गड़बड़ होगी। तो बेटा इसको गड़बड़ ना हो तो देखो कैसे सीखना, समझो अब जरा कैसे सीखना है। ध्यान देना, मजा आने वाला है, ध्यान देना, मजा आने वाला है। ये एंगल कितना है बेटा? दिस एंगल इज 20। ओके, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लेके करूंगा, आप आराम से एक जवाब प्रैक्टिस कर लोगे, 1-2 मिनट में हो जाएगा। ध्यान देना बेटा अब जरा। ये गया हमारा नॉर्मल टू द सरफेस, ध्यान देना जो मैं कर रहा हूं, दिस इज द इस प्लेन का नॉर्मल। तो इस प्लेन से ये नॉर्मल है, लिख भी देता हूं मैं यहां पे, दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन। एक बार क्वेश्चन ढंग से समझ लो, उसके बाद कभी गलती नहीं होगी, नॉर्मल टू प्लेन, क्योंकि वेज के क्वेश्चन में गलती कर सकते हो आप लोग। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, ये एंगल कितना होगा? दिस वन, दिस वन, दिस एंगल इज 15 डिग्री। सही है? क्लियर हुआ? अरे ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से ये जा रहा हमारा रिएक्शन, ये जा रहा हमारा रिएक्शन, ये है रिजल्टेंट फोर्स। तो ये एंगल अगर यही तो 15 है, नॉर्मल से 15 है ना, नॉर्मल फोर्स से 15 डिग्री है। फील कर पा रहे हैं? यही गड़बड़ कर दोगे बस आप। तो क्लियर है, ये एंगल 15 तो ये एंगल भी 15। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस यही समझाना था पहले मुझे। अग्रीड? भाई ये जा रहा है ना हमारा रिएक्शन फोर्स, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ये जा रहा है, तो नॉर्मल से 15 डिग्री है बेटा। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़ू, कोई दिक्कत यहां तक? समझाने के लिए था, तो एंगल 15 निकल आया। अब आगे देखो बेटा, ये सरफेस जब ऊपर जा रही होगी तो इस पे फ्रिक्शन किधर आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। ये ऊपर जाएगा ना, तो इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे होगी। नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी बेटा? नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो इसको हमने R1 नाम दिया था, इसको R2 नाम दे देंगे, ये R2 है। ओके, तो कुल मिला के जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ना तो मुझे N से मतलब है ना F से मतलब, मुझे R2 से मतलब है। इसको हटा दो यहां से। यहां पे क्या बनाओ फटाफट से, जल्दी देखो। अब ये रहा इस सरफेस का नॉर्मल, ठीक है, और ये गया आपका कौन? ये गया आपका ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि ऐसे, ठीक। ये तो ये एंगल कितने बनेगा बेटा? ये नॉर्मल है ना, तो ये बनेगा 15 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 15 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? इसको हमने क्या नाम दे दिया? R2। किसी को किसी भी तरह की परेशानी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डन, वेरी गुड। आगे देखो फटाफट से। इसके अलावा बेटा ये कौन है? ये है इस बॉडी का सेल्फ वेट, जो कि कितना दिया है? 20 किलो न्यूटन। मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, अब आप समझ जाओगे कि गौरव सर क्यों फ्रिक्शन फोर्स निकालने की मना कर रहे थे, ठीक है? अब आप समझ जाओगे कि गौरव सर फ्रिक्शन फोर्स निकालने की मना कर रहे थे। बेटा क्या बोला उसने कि जस्ट मूव करे, इंपेंडिंग मोशन है, मतलब होने वाला है, मतलब उस पॉइंट पे स्टैटिक ही होगा वो, है ना? तो स्टैटिक का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और अगर 1 2 और 3 फोर्सेज है, 1 2 और 3 फोर्सेज है, 1 2 और 3 फोर्सेज है, तो मैं मुंह उठा के क्या लगाऊंगा? मैं मुंह उठा के लगाऊंगा लामीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम बेटा? लामीज थ्योरम। कुछ नहीं करना बेटा, वेज के क्वेश्चन में लामीज थ्योरम लगती है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाला जाता है, ठीक है? आ जाओ फटाफट, जब तक वो पूछे ना। ओके, और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत कम केसेस में फ्रिक्शन पूछा जाता है वेज के क्वेश्चन में। आगे देखो फटाफट से अब। तो बेटा इन सारे, एक और चीज, इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो उन तीनों को कॉन्कुरेंट होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे गौरव सर ये तो ऐसे निकल के जा रहा है, अबे पैरेलल नहीं है ये यहां, ये एक्चुअली वो तो वेज दिख नहीं रहा ना, मैं यहां पे भी लग सकता है ये। तो तीनों एक दूसरे को कट करेंगे और एक पॉइंट पे आगे मिलेंगे। तो सुनो बेटा, अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं फटाफट से। देखो ये गया आपका 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन।
इधर कुछ जाएगा आपका ऐसे करता हुआ ये वाला फोर्स R1, रीअरेंज कर रहा हूं, और इधर कुछ जाएगा आपका ऐसे करता हुआ नॉर्मल से 15 डिग्री के एंगल पे। इधर इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ऐसे, और इस वाले को लेते हैं ऐसे। ये बना R1, ये बना R2, खत्म, टाटा बाय बाय। दिस एंगल इज 15 डिग्री। ओके, अब आगे देखो बेटा, यहां जो आप मेजर गलती करके आने वाले हैं, सी केयरफुली, सबकी निगाह सामने, सी केयरफुली। ये एंगल कितना आएगा, ये वाला, दिस एंगल इज 15, ये एंगल 15 है। ओके, अब मुझे ये वाला एंगल और पता चल जाए, ये वाला वर्टिकल से, तो कोई बता पाएगा कितना आएगा ये वाला एंगल? ध्यान दो, मैं बताता हूं कितना आएगा। ये एंगल है 20, ये एंगल बचेगा 70, ये वाला 70। ओके, अब ध्यान देना, ये क्या है बेटा, ये सरफेस जो जा रही है, ये और ये नॉर्मल टू द सरफेस, यानी नॉर्मल टू द सरफेस और सरफेस के बीच का एंगल कितना है? नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के बीच का एंगल 70, तो एंगल कितना बचेगा? 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कुल मिला के मेरे पास वर्टिकल से इस वाले फोर्स का एंगल आ गया कितना? 35 डिग्री। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए बेटा? मुंह उठा के क्या लगा दो? लामिज लगा दो। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला हमारे कितने फोर्स हो गए टोटल? 1 2 3 हो गए ना, ठीक है। ध्यान देंगे सब लोग फटाफट से, सी केयरफुली। 35 ये और 15 ये, 35 और 15 कितने होते हैं? 35 और 15 होते हैं 50, और 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? ये वाला, ये हो गया 90 और 50, 140, ये हो गया 140। ये एंगल कितना था बेटा? दिस एंगल, ये एंगल 15 है, तो ये बचेगा 75। उसके बाद ये कितना बचेगा? 140 और 75 कितने होते हैं? 140 प्लस 75, 360 में से माइनस कर दो तो ये बचेगा 145। ये एंगल आ गया 145, खत्म। ध्यान दो बेटा, लामीज लगा दो जल्दी से, लामीज लगा दो। R1 अपॉन सामने वाला एंगल है 75, साइन 75, साइन 75 इक्वल टू R2, R2 अपॉन साइन 145, साइन 145 इक्वल टू 20 अपॉन साइन 140। बेटा, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R2? जल्दी बता दो फटाफट से। R1 और R2 कितना है? हरी अप। R1 और R2 कितना है? $30.5। ओके, R1 मैं निकाल लेता हूं, चलो। 20 डिवाइडेड बाय साइन 140 इंटू साइन 75। R1 आ रहा है, R1 आ रहा है 30.05, 30.05। R2 निकाल लेते हैं, इंटू साइन 145, 17.84, 17.84। R1 R2 बेटा आपके सामने आ चुके हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट बॉडी सॉल्व। अब आ जाओ फटाफट से सेकंड बॉडी पे। सेकंड बॉडी कौन है हमारा? वेज। अब सेकंड बॉडी वेज को देखेंगे जल्दी से सब लोग फटाफट से, और अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया। सी केयरफुली, ये है आपका वेज, जहां से एक फोर्स पी ऐसे निकल के जा रहा है। जो आर उस पर लग रहा था वही आर इस पर लगेगा। जल्दी बताओ। अरे जो आर हमारे ऊपर वाले पोर्शन पर लग रहा था ऐसे जाते हुआ, तो इस पर भी तो लगेगा सेम आर। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ये तो सीखी हमने, तो वो आर ऐसे आ रहा था बेटा। आर कुछ और नहीं है, दिस इज द R1, R1। ओके, इसके अलावा नीचे वाली सरफेस, जब ये पी धक्का मार रहा होगा तो नीचे वाली सरफेस में फ्रिक्शन इस तरफ होगा,
नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगी तो रिजल्टेंट इधर होगा इस वाले रिजल्टेंट को नाम देंगे हम R2, R3 सॉरी, R3, R3। ओके, फील हुआ क्या कह रहा हूं मैं? फील हुआ? ये R1 वही है कांटेक्ट पॉइंट वाला बेटा, कांटेक्ट पॉइंट पे दो फोर्स होते हैं पता है ना, ये बॉडी पे उधर लग रहा होगा, इस बॉडी पे नीचे लग रहा होगा, तो वो मैंने ले लिया। प्लस इसका इस बॉडी का खुद का फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा इस वाले सरफेस पे, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल इधर होगा, और ये क्या रिएक्शन गया। ठीक है, तो देखो बेटा फटाफट से, तो R3 रिएक्शन मान लिया मैंने, फोकस प्लीज सामने। तो दोस्तों ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल से किसने एंगल पे बना रहा था, नॉर्मल से कितने एंगल पे आ रहा था, 15 डिग्री पे। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो नॉर्मल से 15 डिग्री यानी कि ये रहा, ये गया R3, ये एंगल हो 15 डिग्री, तो ये 15 है तो फिर कौन सा 15 बनेगा, ये वाला, ये 15 डिग्री हो जाएगा। सही है ना? चेक कर लेना, मैं एंगलों को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ सही है, क्लियर, क्लियर है भाइयों बहनों? तो ये एंगल 15 डिग्री हो गया हमारा, बस खत्म। अरे खत्म, टाटा बाय बाय। इधर आओ फटाफट से, इस वाले को देखो जल्दी से, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो बेटा, इस वाले को देखो, कहां है, ये रहा। R2 को देखो, सॉरी R1 को, R1 लगेगी ना, हाँ ठीक है। तो R1 ये रही, ध्यान देना बेटा सब लोग, R1 ये जा रहा है, एक मिनट लगेगी, फटाफट से देखना जरा, ये R1 ऐसे जा रहा है, फोकस प्लीज सामने। ये एंगल कितना है बेटा, 35 है ना, ये वाला एंगल, तो ये एंगल 35 होगा R1 का, ये R1 ही तो है, 35 होगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, चीजों को आसान करने के लिए। इधर आओ फटाफट से, यानी कि जब ये इधर आ रहा होगा ऐसे करके आगे, तो ये 35 का एंगल होगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से लामीज लगा दो, ये देखो जल्दी से रीअरेंज करके, P गया इस तरफ, ये गया इस तरफ R1, और R3 गया इस तरफ। तो R3 नॉर्मल से जा रहा है 15 डिग्री पे, ये आ रहा है 35 डिग्री पे। खत्म बेटा, हो गया सॉल्व। क्या बचा इसमें, खत्म। P हमें निकालना था, R1 हमें पता है, R1 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 30.05। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी R3 की, R3 को साइड कर दो। तो देखो बेटा, ये एंगल कितना बचेगा, दिस एंगल, ये 15 है, ये 35 है, 15 35 होते हैं, 15 और 35 होते हैं 50, तो बचेगा 130, 130। ठीक है, 130। तो लामीज लगा रहा हूं, P डिवाइडेड बाय साइन 130। एंगल देख लेना, मैंने एंगल की मिस्टेक ना कर दी हो कहीं, ठीक है। और R1 के सामने वाला एंगल कितना बचेगा बेटा, 15 ये है, और 90 ये है, तो टोटल एंगल हो गया टोटल मिला के 105। तो R1 डिवाइडेड बाय साइन 105, R1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 30.05 डिवाइडेड बाय साइन 105। खत्म वेज बेटा, वेज खत्म हो गई, अब नॉन वेज आएगा बेटा, छाप लो फटाफट, यहां तो P निकाल लो। खत्म 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 खत्म, कुछ भी नहीं है। तो 30.05, 30.05 डिवाइडेड बाय साइन 105 इंटू साइन 130, साइन 130, तो कितना आ रहा है बेटा, 22 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा है। 30.05 डिवाइडेड बाय साइन 105 इंटू साइन 130, 23.83, 23.83, 23.83 इज द आंसर। हाँ तो पंकज भैया, हाँ सारी स्लाइड कॉपी करा दूंगा, 1 मिनट। पहले बताओ समझ में आ गया? मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए मुझे टाइम लगा है, आपके लिए छुट्टी का काम है अभी। फट 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 रिएक्शन लगा देनी है, एंगल वेंगल देख लेने हैं, और लामी लगा के आंसर आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले अपर बॉडी को सोल्व किया जाएगा, और फिर सेकंड टाइम दूसरे स्टेप में इसको सोल्व किया जाएगा, सेकंड बॉडी को, मतलब वेज को। खत्म, आ गया मजा? तो ये होता है वेज फ्रिक्शन यार, क्या है इसमें, है? खत्म, कुछ नहीं है, कर लो फटाफट से।
अरे समझ में आएगी नहीं यार, बताते नहीं, रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। अरे क्लियर हुआ। गुटके का, गुटका इतना आसान था, क्या बात है बेटा, मैं वही तो कह रहा हूं बेटा, देखो जो चीज नहीं पढ़ते वो टफ लगती है हमें। एक बार किसी चीज को पढ़ लेंगे तो फिर चवन्नी है फिर वो। कोई बात नहीं है। आ, सर एक बार 35 डिग्री समझा दो कैसे आया। पहले बॉडी में 1 मिनट लगेगी बेटा समझाने में, ये रही पहली बॉडी। इधर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 35 कैसा है 1 मिनट में समझाता हूं बेटा। इधर देखो, अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया, एक काम अंडू करो उसको, अगले पेज पर समझाता हूं। अभी आप बोलोगे 35 ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल 35, जल्दी बताओ रिप्लाई में। दिस वन, दिस वन ना। हाँ, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अबे इससे आसान कुछ है ही नहीं। आगे देखो, अब बच्चा पूछ रहा था 35 कैसे आया, बेटा अभी बताते हैं कैसे आया। इधर देखो, ये है आपकी वो सरफेस वेज वाली अपर बॉडी की, ठीक है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, तो मेरे बच्चे ये होगा वर्टिकल, होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखो एक नई चीज, ये कौन होगा, ये ये कौन है, ये इस सरफेस पे, ये हमारी एक्चुअल बॉडी की सरफेस, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस ऑफ बॉडी। तो ये हमारी सरफेस के नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, ये हमारी सरफेस के नॉर्मल होगा, यानी कि हमारा नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यस और नो। यानी कि हमारा नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये नॉर्मल फोर्स है एन, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। चलो मैंने फ्रिक्शन ट्रायंगल ही बना दिया पूरा, ले लो भाई। और बताओ, ये नॉर्मल फोर्स एन है, ये फ्रिक्शन फोर्स एफ है, और ये रिजल्टेंट फोर्स आर है। मेरे भैया क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये वाला एंगल 15 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है गौरव सर। आगे देखो, क्वेश्चन में इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है गौरव सर। ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, 70 डिग्री बचा, बचा। आगे देखो, अब ये नॉर्मल कौन है, ये नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस के ये नॉर्मल है, यानी कि ये और सरफेस, ये और सरफेस मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे, ये और सरफेस मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये दोनों के बीच का एंगल, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, होगा। तो जिस उसमें से ये 70 है, तो ये कितना बचा, ये वाला, ये 20 बचा है कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा, अरे बचा कि नहीं बचा। अब इसी चीज को मैं यहां बना रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और हमारा रिजल्टेंट ऐसे कुछ जा रहा है, ये रहा। तो 15 ये और 20 ये कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 35। तो ऐसे आया 35, कैसा आया बेटा, ऐसे आया 35। अब इसको सीख लो, नहीं तो मैं कर दूंगा 36 में, ठीक है। चाबो फटाफट, हवाबाजी। क्या बात है, तमल तरु दास, तमल तरु आज आपका पहला लेक्चर है बेटा। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर देखे मेरे पुराने, तमल तरु नहीं देखे शायद, इसलिए आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है। इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है अंडर द एक्शन ऑफ द थ्री फोर्सेस, if the body is in equilibrium under the action of the three forces, then you can apply the Lami's। हाँ, इसीलिए आपने क्वेश्चन किया बेटा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज लीव दिस क्लास राइट नाउ, बिकॉज यू ज्वाइंड अस टुडे ओनली, और आप डायरेक्टली लेक्चर में आ गए हो तमल तरु। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, काइंडली लीव दिस क्लास इमीडिएटली एंड स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उनको खत्म करो, तब यहां पे आओ, है ना। क्योंकि जब तक वो स्टार्टिंग के लेक्चर क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन में फंसे रहोगे कि सर ये लामीज कहां से आ गई, सर ये कैसे लग गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो इमीडिएटली लीव द क्लास, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, जाओ पहले फर्स्ट लेक्चर देखो बेटा, है ना, ठीक है। क्लियर है एवरीवन, चलिए वन मोर क्वेश्चन। बाकी तमल तरु मुझे क्लास के बाद कॉल करना बेटा, है ना, मतलब आफ्टर 9। वन मोर क्वेश्चन ऑन गुटका, ठीक है। बोलो जुमा केसरी बेटा, सब लोग जुमा केसरी बोल दो जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में।
पंकज भाई के लिए, बोलो जुबा केसरी। अब मैं आपको एक ऐसा खतरनाक क्वेश्चन देने वाला हूं जिसको देख के अच्छे अच्छे पानी भरते हैं बेटा, लेकिन आप मेरे शिष्य हो तो आप पानी भरोगे नहीं, आप पानी फैलाओगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई गौरव सर, ये क्या बोल रहे हो? पानी भरोगे नहीं, पानी फैलाओगे। सी केयरफुली। ब्लॉक नंबर ए, ब्लॉक नंबर बी, मतलब वेज नंबर ए, वेज नंबर बी, और ये आपकी मेन बॉडी सी, ये सी आपकी मेन बॉडी है, ठीक है। सी बॉडी को आपको ऊपर उठाना है, तो यहां से एक फोर्स लगाया गया पी। बेटा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कट तो नहीं रहा है? दिख रहा है सबको प्रॉपर? कटवट तो नहीं गया? अरे तेरी बैटरी जा रही है इसकी, एक मिनट बेटा, क्लास बंद हो जाएगी। कट रहा है, मुझे लग रहा है जूम ज्यादा हो गया है। एक सेकंड में इसको जूम आउट करता हूं। अभी देखना बेटा, अभी सब सही है? हैं? मजा आ गया? बोलो भारत माता की जय। अब तो नहीं कट रहा है? क्या बात है। सी केयरफुली। सो दो वेजेस लगाए गए हैं और इसको हमें वर्टिकली उठाना है, सी को वर्टिकली उठाना है, तो भैया दोनों को दबाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। दिस एंगल इज गिवन 16 डिग्री, 16 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। रेस्ट डेटा क्या बताता हूं आपको मैं, बचा हुआ डेटा कहां है? हाँ, इसमें आपको दिया गया है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिखो लिमिटिंग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल surfaces, for all surfaces is 0.25। क्या बात है बेटा, खेल गए। तो लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल सरफेसेस इज 0.25, ठीक है। इसके अलावा एक डेटा और है, जो वेट है इस मेन बॉडी का, दैट इज 160 किलो न्यूटन। वेट ऑफ द मेन बॉडी इज 160 किलो न्यूटन। 16 बेटा, 16, 16 डिग्री, 16 डिग्री, 16, ठीक है। आपको अगेन सेम क्वेश्चन है कि पी की वैल्यू आपको बतानी है, करिए। मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फकीर आदमी हूं मैं। आई एम द फकीर।
चलो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है ना। बॉडी जब इधर जाएगी तो उस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो रिजल्टेंट इधर। तो बेटा इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये रहा R1। ड्यू टू द सिमेट्रिसिटी इस पे भी जो रिएक्शन आएगी सेम ही आएगी बेटा, इसकी रिएक्शन जाएगी इधर R1, ठीक है। वन मोर थिंग, द मेन कंसर्न इज द डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, when you will solve the question on wedges, then you should be very careful while taking the angles, okay। अब एंगल तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट उसने हमारी हेल्प कर दी है। क्या कर दी है कि उसने बोला है म्यू इज इक्वल टू 0.25। इससे मैं tan बीटा डैश इक्वल टू 0.25, यहां से मैं बीटा डैश निकाल सकता हूं। ये आएगा 14 पॉइंट, कितना आ रहा है चेक करना, 14.036, 14.036, ठीक है बच्चों। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक बेटा। तरुण भाई खेल गए यार। डन, चलो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बचा ही क्या है, अरे बचा ही क्या है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एंगल मुझे पता चल गया, यानी कि कौन सा एंगल है ये रहा, ये रहा 14.036। सेम ये वाला एंगल कितना होगा, 14.036, ओके खत्म। एक फोर्स दे रहा, एक फोर्स दे रहा, और एक फोर्स कौन है, एक फोर्स है इसका वेट। और फॉर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ये दे मस्ट पास फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, ठीक है। सारा को एक पॉइंट से जाना पड़ेगा, ठीक है। इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आके जरूर कट करेगी, दिख भी रही है देखो इस वाले क्वेश्चन में तो क्लियरली ऐसे जाएगा, वो ये ऐसे आगे मीट करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट पे आगे मीट करेंगे। तो बेटा क्या लगा दो, आंख बंद करके, आंख बंद करके लगा दो लामीज, कौन सी थ्योरम, लामीज थ्योरम। तो देखो बेटा लामीज लगा रहा हूं मैं लामीज लगाने जा रहा हूं। ये गया आपका लोड जो कि कितना है 160 किलो न्यूटन्स। इधर जाएगा आपका R1, R1 इधर भी R1 ही जाएगा। अब एंगल लेने में आप कर दोगे गुड़ गोबर बराबर, उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अब हमें एंगल निकालने बेटा, ध्यान दो, सी केयरफुली, सारा खेल एंगल्स का है। ध्यान देंगे बेटा सब लोग। इस वाले को देखें जरा, इस वाले को देख लेते हैं, चलो किसी को भी देख लो जिसका मन करे। ये लो बेटा, ये एंगल कितना है, ये एंगल 16 डिग्री। फोकस प्लीज सामने। ये यहां से जा रहा है इधर R1, ये R1 है। मुझे एंगल निकालना है वर्टिकल से, तो कितना निकलेगा, अगर ये 16 है, ये अगर 16 है तो ये कितना बचेगा बेटा, ये वाला, ये बचेगा आपका 90 में 16 माइनस कर दो तो 74, 74 ही बचेगा ना। 90 माइनस 16 74। अच्छा अब इधर आओ बेटा, ये ग्रीन वाला सरफेस, ये सरफेस है, फिर से वही कॉन्सेप्ट बेटा। किसने पूछा था, तरुण ने पूछा था, किसने पूछा था, सरफेस। और ये कौन है, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तो ये एंगल कितना बचेगा बेटा, ये वाला 16 बचेगा, ये बचेगा, यानी 16 ये, और ये कितना है, ये वाला एंगल है 14.03। तो कुल मिला के इस R1 का ये वाला एंगल कितना आ गया, इस R1 का ये वाला एंगल आ गया, यहां लिख देता हूं बेटा एंगल 16 प्लस 14.036। तो सिमिलरली ये एंगल भी कितना आएगा, सेम 16 प्लस 14.036, यानी कि 30.036 आएगा कुल मिला के एंगल। ओके खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, खत्म, टाटा बाय बाय। तो लगा दो साइन रूल,
160 डिवाइडेड बाय साइन, इसके पीछे का एंगल कितना हो जाएगा, ये 30.036 इंटू 2, 60.072 इक्वल टू R1 अपॉन, ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा, यहां से लेके यहां तक का कैसे निकलेगा, 180, ये टोटल हो गया 180, ये टोटल 180, ये तो 180 में तो ये वाला माइनस कर दो, तो 180 माइनस 16 माइनस माइनस 14.036, यार 149.96, तो ये आ गया साइन 149.96। तो बेटा सॉल्व कर लेते हैं इसको, साइन ऑफ आंसर इंटू 160 डिवाइडेड बाय साइन 60.072, 92.40, 92.4, यहां से R1 जो आ रहा है 92.4 किलो न्यूटन, R1 इज 90, बेटा 92 आएगा, गलती कर रहे हो आप कहीं पे, तरुण कुमार गलती करिए आपने, 92.4 आना चाहिए बेटा R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू आएगी 92 पॉइंट समथिंग। ओके, अब 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 आपके R1 आ चुका है, आपसे P पूछा गया, इस वाली बॉडी को ले लो, इस वाली बॉडी को ले लेते हैं, इसको ले लो, इसको लो, किसको भी ले लो, एक को ले लो, किसी को भी, इसको ले लो, इसको ले लो, जिसको इसको ले लेते हैं। जैसे ही मैं इस वाली बॉडी को लूंगा बेटा, देखो ध्यान से फटाफट से, ये वेज है हमारा, या वेज बोल लो उसको, ठीक है, ये वेज है। अब यहां पे क्या आएगा भैया, वेज पे एक तो P फोर्स इधर लग रहा था, बहुत अच्छी बात है, P ये इधर जब जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन इधर जाएगा, नॉर्मल इधर जाएगा और रिजल्टेंट इधर जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट किधर गया बेटा, रिजल्टेंट गया इधर, ये गया रिजल्टेंट। एंगल की वैल्यू क्वेश्चन ने दे ही दी है पहले से ही, कितनी दी थी बेटा, 14 पॉइंट, ये वाला एंगल कितना होगा 14.036। ओके, जो आर उस पे लग रहा था वही आर इस पे भी लगेगा, कॉमन सेंस है, ये रहा वही सेम आर, ये रहा R1। ओके, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आ जाओ रीअरेंज कर लेते हैं फटाफट से। ये गया P, ये कुछ निकल के जाएगा इधर, इसको क्या नाम देंगे हम, इस वाले रिजल्टेंट को R2 बोल देते हैं, R2, दिस इज द P, और ये R1 गया इधर। अब R1 का कहां गया बेटा, R1 का चेक करो, ये R1, ये वाला एंगल कितना था 30.036, तो जब ये इधर आएगा R1, तो ये एंगल कितना होगा 30.036, ठीक है, पिछले केस में भी सेम हुआ था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, दिस एंगल इज 30.036, ये R1 है आपका, और या ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, ये है आपका R2, वर्टिकल से R2 कितना एंगल बनाएगा 14.36, तो ये कितना एंगल है 14.36, 14.036, ठीक है। तो कुल मिला के कुल मिला के कुल मिला के 14.036 प्लस 30.036, ये टोटल एंगल दोनों को मिला के आ गया 44.072। तो ये एंगल निकल आएगा बेटा आसानी से, 180 में से माइनस कर दूंगा मैं, 180 माइनस आंसर, ये एंगल आ रहा है 135.928, ठीक है। ये एंगल 14.036 है, ये एंगल 90 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक का 14.036 प्लस 90, 104.036, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा, खत्म। तो लगा दो इसमें साइन रूल, P अपॉन साइन
135.928 इक्वल टू R1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो। कितनी आई थी R1 की वैल्यू? R1 की वैल्यू थी 92.4। 92.4 सामने का एंगल ले लो, दैट इज साइन 104.036। सॉल्व कर लो बेटा, खत्म। साइन ऑफ आंसर 92.4 डिवाइडेड बाय आंसर इनटू साइन 135.928 66.24। यहां से पी की वैल्यू आ रही है 66.24। खत्म, टाटा बाय बाय। दिस इज द आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑन वेजेस। बहुत इजी है, बहुत आसान है, एंगल का बस ध्यान रखना है। और एंगल लेना कोई बड़ी चीज थोड़ी है यार, एंगल कोई बड़ी बात है यार, है कोई बड़ी बात नहीं एंगल लेना, खत्म। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेज फ्रिक्शन के ऊपर चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आराम से जाइए, खूब सॉल्व करिए। अब मान लो, अबे गधो सुनो, मान लो आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछे, भैया फ्रिक्शन फोर्स बता दो फलानी जगह फ्रिक्शन फोर्स कितना है। आप में से ऐसा कौन सा गधा है, आप में से ऐसा कौन गरीब है जो फ्रिक्शन फोर्स नहीं बता पाएगा? कोई गरीब है? अरे कोई गरीब है आप में से कि ये वाला फ्रिक्शन फोर्स नहीं बता पाए, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स नहीं बता पाए हैं? कोई गरीब है आप में से? क्या करना फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछ ले तो? अगर वो पूछ ले हमसे, अगर वो पूछ ले हमसे कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगा हम उसको बता देंगे। कैसे बता देंगे? टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ले लेंगे। नॉर्मल पूछेगा तो आ रही है बेटा बात समझ में? आ रही है बेटा बात समझ में? अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया? अरे मजा आया कि नहीं आया? तो बेटा गुटके के क्वेश्चन अब कैसे फेंकोगे, गुटका खा खा के फेंकोगे आप। इट इज वेरी इजी, इसलिए कहता हूं पेशेंस रखा करो, बहुत आसान है, इससे इजी कुछ है ही नहीं। नॉर्मल फोर्स निकाल के 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर फ्रिक्शन फोर्स निकाल दोगे आप। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर फ्रिक्शन फोर्स निकाल दोगे बेटा। कैसे निकाल दोगे? 2 मिनट के अंदर। हाय एवरीवन, तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप गेट, ईएससी, पीएसयू, एई, जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एप्लीकेशन गेम लाइव डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा डेप्थ कोर्स विद टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, मेंटरशिप, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ और एश्योर करिए अपनी सक्सेस। थैंक यू सो मच।